नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यूक्रेन और रूस में जंग जारी है। इस तनावपूर्ण स्थिति में यूक्रेन में फंसे कई भारतीय जो वापस अपने देश सुरक्षित आए हैं। भारतीय सरकार अपने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारत लाने में सफल रही। हालांकि अभी कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको भी भारत सरकार वापस लाने का प्रयास लगातार कर रही है। डर था कि वहाँ पे कहीं इन लोग न चपेट में आ जाएं। मतलब किस तरह से संपर्क जोड़ लेते हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था संपर्क, जब इस तरह की सूचनाएं आपने सुनी? नहीं, बातें तो हो रही थी, लेकिन ये है कि वहाँ रुकना भी जरूरी था क्योंकि इनका 15 मार्च को एग्जाम भी होने वाला था। यूनिवर्सिटी ने इन लोगों को छोड़ा नहीं था, तो इस वजह से इनको रुकना भी जरूरी था। रशिया और यूक्रेन की जंग में फंसे हुए कई भारतीय स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी के भी हैं, और उनमें कल शाम 5 स्टूडेंट आए हैं। 5 स्टूडेंट में से एक नदीम खान अख्तर जो कि हमारे साथ हैं, जिनसे जानते हैं, बात करते हैं यूक्रेन के हालात को लेकर। नदीम नदीम जी, आप वहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे, जैसा कि आपने बताया, और वहाँ पे जब आप जो जंग के हालात शुरू हुए हैं, तो क्या स्थिति थी वहाँ पे? एकदम भयावह स्थिति थी। हर कोई सामान स्टोर करने की कोशिश में था, जल्दी से जल्दी पैसे निकालने की कोशिश में था। बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी एटीएम के सामने, बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी सुपरमार्केट के सामने, और जितना हो सकता था लोगों ने सामान खरीद के अपने घरों में स्टार्ट करना शुरू कर दिया। नदीम जी, जिस तरह से वहाँ पे जंग जब शुरू हुई थी, तो जो आप लोग तो सब इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो क्या महसूस कर रहे थे, किस तरह से लग रहा था, क्या माहौल है? अब माहौल आपको सभी लोग टीवी पे न्यूज़ के द्वारा देख ही रहे हैं, क्या माहौल हो सकता है। अब मैं वहाँ पे सिर्फ इतना देखा, हर कोई इंडियंस वहाँ से निकलने की कोशिश में ही था। सबको, हर कोई डरा हुआ था, हर कोई अपने घरों पे कॉल करके बातें ही कर रहा था। वहाँ पे जंग का माहौल था, तो खाने पीने को लेकर किस तरह से आप लोग उसमें कोशिश करते थे, या किस तरह से अपना इंतजाम करते थे? अब वो किसी को पता नहीं था कि कब वहाँ से निकलना हो। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हमने सारा खाना स्टोर किया, लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते थे, एक टाइम बनाते थे, 2 वक्त का खाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना बचा के हम रख सकें, क्योंकि किसी को पता नहीं था कितने टाइम तक हम यहाँ रुकेंगे। जंग चल रहा था, आपका देश भी नहीं था, लगातार आप अपनी एम्बेसी या और भी जो भी साधन हो उनसे आप कांटेक्ट कर रहे होंगे अपने देश आने के लिए, तो किस तरह से मदद मिल रही थी, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा वहाँ पे? पहला तो ये कहना चाहूँगा, जो मैंने नोटिस किया, हमारे दोस्तों ने नोटिस किया, वहाँ पे इंडियन, वहाँ के जो मेडिकल, स्पेशली मेरठ मेडिकल कॉलेज और इंडियन एम्बेसी में कोई परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन से बोले तो जब वहाँ से हमको एम्बेसी बोल रही है निकल जाओ, ज़रूरत हो तभी निकलना। अब एक तरफ आप बोल रहे हो कि वॉर की सिचुएशन है, आप बोल रहे हो कि ज़रूरत हो तभी निकलो, तो उन्होंने स्टूडेंट के अंदर खुद कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कि बच्चों के एग्ज़ाम भी थे 15 मार्च को, इसलिए बच्चे सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी बोल रही है ज़रूरत हो तो निकलो, ज़रूरत ना हो तो ना निकलो। अब जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे उन्होंने वहाँ रुकना प्रेफर किया क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, इस वजह से बच्चे वहाँ पे और फंसे रह गए। लेकिन यूक्रेन में जिस जगह पे हमले हुए, या जिस जगह पे लगातार हम लोग फुटेज में देख रहे थे वॉर हो रहा है, एक धमाके टाइप के हो रहे हैं, तो उस जगह से आप लोग कितनी दूर थे, और वहाँ से जो आपने सफ़र तय किया बॉर्डर के लिए रोमानिया, तो वो कितनी दूर था? एक्चुअली सारी जर्नी हमारी स्टार्ट होती है 24 ऑफ फेब से। जब हमने मॉर्निंग में न्यूज़ सुनी वॉर स्टार्ट हो गई, सबसे पहले हमने सारा खाना वगैरह स्टोर किया। उसके बाद फिर एक दिन बाद पता चलता है, एक दिन बाद हमने अपनी बसेस बुक की यूनिवर्सिटी से, एम्बेसी से कांटेक्ट किया। यूनिवर्सिटी से तो हमें बेसिकली कोई सपोर्ट नहीं मिला, और बाकी वहाँ से एम्बेसी से बोला गया कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर पे पहुँच जाओ। फिर हमने यूनिवर्सिटी से बोला, एम्बेसी से बोला कि सर आपने बोला है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आप जा सकते हो, और एमएससी ने बोला कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जाइए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। और हमने जब बोला सर वहाँ पे शेल्टर वगैरह कुछ नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो हम फिर वहाँ पे जाके करेंगे क्या, कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने सीधे ही बोला आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भी जा सकते हैं। उसके बाद 26 ऑफ फेब को हमने इन द मॉर्निंग एट 11:30 बसेस बुक की अपनी पेमेंट से, 59 बच स्टूडेंट ने मिल के। और सिर्फ एम्बेसी से इतना ही बोला गया था कि आप अपने फ्लैग लगा के जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, पर फिर भी हमें 3 जगह चेक पोस्ट पर रुकना पड़ा। उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन ली, जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे और पुलिस वाले थे, और फिर उन्होंने ज़्यादा परेशान वगैरह नहीं किया, छोड़ दिया।
पर एक दो जगह ड्राइवर ने हमें जल्दी पहुंचाने के चक्कर में रूल्स ब्रेक किए, जिसकी वजह से हमें 3 से 2 घंटे वेट करना पड़ा। और जाम की वजह से जो विनिसिया से रोमानिया की डिस्टेंस 6 घंटे की है, वो हमको लगभग 12 घंटे में तय करनी पड़ी। और रास्ते में हमारे पास कुछ लिमिटेड खाने का ही सामान था, वो भी हमने लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया। और रेस्टोरेंट वगैरह जो भी खुले थे, उनने यूक्रेनियन के जो रेस्टोरेंट वगैरह खुले थे प्रॉपर नहीं थे, थोड़े बहुत खुले थे, पानी वानी इतना इंतज़ाम था। एक सवाल और नदीम जी बनता है, जैसे कि हिंदुस्तान में भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपको यूक्रेन ही क्यों जाना पड़ा मेडिकल के लिए? यूक्रेन का स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जानते हैं। उसका बेसिक रीज़न ये है कि पैसे। अब हर मिडिल क्लास फैमिली उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब जिन बच्चों के 1-2 नंबर से रुकते हैं, जैसे मेरा ही था 590 मार्क्स से 1 नंबर से रुका, तो मेरा हर बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का होता है और अपने देश की सेवा करना चाहता है। इसलिए हमने वहाँ पे जाना प्रेफर किया, क्योंकि हर बच्चे का ड्रीम होता है, वो 100% देता है। 100% देने के बाद वो सोचता है कि एटलीस्ट डॉक्टर तो बन ही जाऊँगा कहीं ना कहीं, और फिर आके अपने देश की सेवा करूँगा। आखिरी सवाल नदीम जी आपसे, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आपका सपना था यूक्रेन गए, डॉक्टर बनने का सपना था, क्या लगता है कि इस बार जो जंग थमेगी, जंग थमने, अभी भी आपकी पढ़ाई लगभग पूरी तो नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं, लेकिन हाँ, तो क्या जंग थमने के बाद, हालात सामान्य होने के बाद, क्या आप यूक्रेन एक बार फिर से जाएंगे? अब वो डिपेंड करता है हालात कैसे हैं। अगर हालात अच्छे हुए, सब कुछ नॉर्मल हुआ, तो जाहिर सी बात है मैं जाऊँगा कंप्लीट करने। ये डिपेंड करता है इन फ्यूचर वहाँ के हालात कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ नदीम अख्तर थे, जो जिनका एक डॉक्टर बनने का सपना था, जिस सपने को लेके ये यूक्रेन पहुंचे थे। लखनऊ से मोहम्मद अमान। वहीं लखनऊ में यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे प्रदेश के 5 भारतीय छात्र मंगलवार को राजधानी पहुंचे। अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन रावत ने स्वागत किया, तो उन्हें देखकर परिजन भावुक हो उठे। वहीं इन छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के डरावने मंजर बयां किए। उन्होंने बताया कि वहां के सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लगातार हम लोग कई दिन संघर्ष करते रहे, किसी तरह बॉर्डर पर यहाँ पर आए, बॉर्डर पार किया, रोमानिया पहुंचे, वहां से प्लेन में पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे। छात्र 7 दिन से डर के साए में जी रहे थे। छात्र जब अपने देश पहुंचे तब उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया। तो यूक्रेन से लखनऊ पहुंचे छात्र एडीएम विपिन रावत ने, माफ कीजिएगा, एडीएम विपिन मिश्र ने उनका स्वागत किया। छात्रों ने बयां किया अपना दर्द कि किस तरीके से उन्होंने वो मंजर देखा, कितना भयावह वो मंजर था जब रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन की तरफ बम बरसाए जा रहे थे, लगातार हमले किए जा रहे थे। वहीं प्रशासन ने 5 छात्रों को घर भेज दिया। लखनऊ में यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे प्रदेश के 5 भारतीय छात्र मंगलवार को राजधानी पहुंचे। अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने स्वागत किया। वहीं उन्हें देखकर परिजन भावुक हो उठे। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के डरावने मंजर बयां किए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपनों से मिलकर किस तरीके से जो अभिभावक हैं अपने बच्चों से मिलकर रो रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है उससे अभिभावकों के मन में डर का माहौल था, उनके घर में डर का माहौल था। लगातार अपने बच्चों की चिंता अभिभावकों को सता रही थी, लेकिन जैसे ही अपने बच्चों को अपने देश में देखा, वैसे ही अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर अपने बच्चों को देखकर परिजन भावुक हो उठे। वहीं छात्रों ने यूक्रेन में युद्ध के डरावने मंजर बयां किए। उन्होंने बताया कि वहां के सैनिक भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लगातार ये लोग संघर्ष करते रहे, बॉर्डर पार करने में इन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। वहां से प्लेन में पहले मुंबई और फिर लखनऊ पहुंचे। छात्र 7 दिन से डर के साए में जी रहे थे। छात्र जब अपने देश पहुंचे तब उन्हें राहत मिली। वहीं एयरपोर्ट से ही प्रशासन ने 5 छात्रों को प्राइवेट गाड़ियों से उनके घर भेज दिया।
तो लखनऊ में यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे प्रदेश के 5 भारतीय छात्र मंगलवार को राजधानी पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमौसी एयरपोर्ट की, जहां पर छात्रों का एडीएम विपिन मिश्र ने स्वागत किया, तो वहीं उन्हें देखकर परिजन भावुक हो उठे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव जारी हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों के चुनाव बाकी रह गए हैं। अब तक प्रदेश की 57 जिलों की 292 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। शेष चरणों के लिए अब 3 और 7 मार्च को मतदान होना है, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी। छठे चरण में गुरुवार को वोटिंग होनी है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर नगर की 5 सीटें शामिल, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थ नगर की 5 सीटें शामिल, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3 सीटें शामिल, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9 सीटें शामिल, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 सीटें शामिल और बलिया की 7 सीटें शामिल। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में छठे चरण के 10 जिलों की 57 सीटों पर गुरुवार को मतदान होगा। इस चरण में 66 महिला समेत 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता अपने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को बताया कि गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छठे चरण का मतदान किया जाएगा। इस चरण की कुल 57 में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कुल 676 उम्मीदवार गोरखपुर ग्रामीण, कुशीनगर के पडरौना और बलरामपुर के तुलसीपुर सीट से हैं, जबकि देवरिया से सलेमपुर सीट पर सबसे कम 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें मुख्यमंत्री योगी अपने कर्म भूमि गोरखपुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बलिया के बांसडीह से और योगी सरकार के श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा के उम्मीदवार हैं। इसी तरह बसपा विधायक दल के नेता रह चुके लालजी वर्मा इस बार सपा उम्मीदवार के रूप में अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले की ही अकबरपुर सीट पर बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर इस बार सपा के उम्मीदवार हैं। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थ नगर की इटवा सीट से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी से है। द्विवेदी ने इस सीट से 2017 में पांडे को पराजित किया था। इसके अलावा सिद्धार्थनगर जिले की बासी सीट पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, देवरिया जिले की पथरदेवा सीट से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तमकुहीराज सीट से इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर कल यानी गुरुवार को मतदान किया जाएगा। इस फेज में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक 276 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। बहरहाल छठवें चरण की 10 हॉट सीटों में कल मतदान है, जिन पर पूरे यूपी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं कुशीनगर जनपद में छठे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। 7 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। वहीं जनपद के 7 विधानसभाओं में कुल 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जनपद के कुल 26 लाख मतदाता मतदान करेंगे और जनपद में कुल 3005 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आदर्श बूथ के 5 और पिंक बूथ 7 भी शामिल हैं। संख्या 28-17 पूछताछ केंद्र पहुंचे। पार्टी संख्या 28 पार्टी संख्या 25। तो कुशीनगर जनपद में छठे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। 7 विधानसभाओं के लिए पोलिंग
पार्टियां रवाना हो गई हैं। वहीं जनपद के 7 विधानसभाओं में कुल 91 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जनपद के कुल 26 लाख मतदाता मतदान करेंगे। राजनीतिक चुनावी दौर में गोरखपुर समेत 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसी मुद्दे को लेकर हर खबर ने उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं। कल छठे चरण का चुनाव है, जिसको मुरादाबाद को लेकर हम अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी से बात करेंगे। जिस हिसाब से कल छठे चरण का चुनाव है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है, कौन कौन जिलों में सर चुनाव? देखिए, कल छठे चरण में 10 जनपदों की 57 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन जनपदों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बलिया जनपद सम्मिलित हैं। और इन सभी जनपदों में जो 25,000 से ज़्यादा हमारे मतदेय स्थल हैं, सभी जगहों पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारियां की गई हैं। साथ ही मतदाताओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, पूरा मतदान कोविड सुरक्षित हो, सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए पूरी तैयारियां की। सर, जैसे समय में जो विकलांग है या दिव्यांग है, उनको लेके पिछले जो चरण निकल गए हैं, उसमें कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला और सुनने को मिला था जहाँ पे व्हील चेयर नहीं थी और कोई सुविधा नहीं थी और वॉलंटियर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो उनको लेके किस तरह से आप लोग? देखिए, हमारे तरफ से जो जिलों को निर्देश दिए गए थे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में और इनकी समीक्षा, जिलों ने हर बूथ पर इसके इंतजाम किए हैं। और जैसे एक जगह पर कोई एक व्हील चेयर थी, व्हील चेयर का ये था कि लास्ट मिनट में शायद कहीं पहिए में खराबी आ गई, तो हम तकनीकी कुछ चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था है कि किसी भी दिव्यांग या बुजुर्ग को जिसको जहाँ व्हील चेयर की जरूरत हो, वॉलंटियर की जरूरत, हर जगह उपलब्ध हो और बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सर, प्रतापगढ़ में जो चुनाव हुआ था उसमें जो गुलशन यादव ने लगातार आरोप लगाया था उनके कॉम्पिटिटर जो भी प्रत्याशी थे उनके ऊपर, तो उन्होंने मतलब मारपीट करने का और उनके लोगों को रोके जाने का, तो उस प्रकरणों में सर किस तरह से क्या कार्रवाई की? जहाँ पर जो भी शिकायतें आई तो उनका तत्काल संज्ञान लिया गया था। हमारे प्रेक्षक भी वहाँ पूरे मौजूद थे और हर बूथ पर जैसा कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी, लगातार हमारी टीमें निगरानी में थी और जो भी शिकायत चाहे वो सीविजिल ऐप के माध्यम से भी हो या प्रत्याशियों द्वारा की गई हो, हेल्पलाइन पर 1950 पर की गई हो या सीधे मिल करके की गई, सभी का संज्ञान लिया गया है और ऐसा वातावरण निर्माण का पूरा प्रयास किया गया जिससे मतदान प्रक्रिया बाधित न हो और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से मतदान से। सर, आखिरी सवाल, छठे चरण में जो कुल मतदाता है उनकी संख्या और उसमें पुरुष और महिला और बुजुर्ग 1 करोड़ करीब महिला मतदाता है। 1363 थर्ड जेंडर के मतदाता भी हैं जो इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चरण में 676 प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें 66 महिला प्रत्याशी भी अपने भावी जैसे कि आपने देखा, ये हमारे साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी थे और उन्होंने होने वाले चुनाव शांतिपूर्ण ढंग और सुरक्षित तरीके से करवाए। वहीं राजधानी लखनऊ में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां दबंग दुकानदार ने अपने 1 दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर 2 भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दोनों भाई बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कहते हुए अपना पलड़ा यहां पर झाड़ लिया। पूरा मामला ठाकुरगंज थाने के बाबा हजारा बाग का है। वहीं लखनऊ में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बवाल हो गया। फिल्म गदर 2 की शूटिंग में यहाँ पर माउंटेनियर बॉयज कॉलेज में चल रही है ये शूटिंग, जहां फिल्म में काम करने वाले 2 जूनियर आर्टिस्ट ने ही बवाल कर दिया। दोनों आर्टिस्टों का आरोप है कि फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा पैसा नहीं दे रहे हैं और सैकड़ों आर्टिस्टों को बुलाकर शूटिंग करवाई जा रही है, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा। इस ये उत्पीड़न अब नहीं चलने देंगे।
हमारी एकता बनी है, पहले से बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी एकता बनाएंगे, सबका सब्सक्रिप्शन कराएंगे। बहुत सारी पब्लिक है और सबको 6 घंटों से परेशान है। ये बात मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन करेंगे। फ्री में काम करने के लिए नहीं तैयार। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।